बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल जो कि लम्हा बलम्हा बदलती जा रही है और तहरीक अदम एतमाद की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है अब तक तो जो नंबर गेम है वो हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। हुकूमत अकलियत में आ चुकी है। कल MQM इत्तेहाद तोड़ के हुकूमत से अपोजिशन में जा मिली है और कौमी असम्बली का अहम इजलास भी आज होना है जो कि शाम 4 बजे होगा पार्लियामेंट हाउस में और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास में बहस की जाएगी। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि अब हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है और हुकूमत अकलियत में आ चुकी है, तो आज सूरत हाल होगी जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज करेंगे और करारदाद में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। इमरान खान वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं रहे हैं, ओहदे पर फाइज रहने के हकदार नहीं रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अपोजिशन में शामिल जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास आज 3 बजे बुला लिया है जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से आज वज़ारत आला छोड़े जाने का इम्कान है और उस्मान बुज़दार की वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी मुलाकात होगी और वज़ीर आला पंजाब नामजद होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही खासे सरगर्म हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ MQM की जाने से मुत्तहदा अपोजिशन का साथ देने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल यकसा बदल कर रह गई है, जबकि हुकूमत के अपने नाराज़ अरकान जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप शामिल हैं, उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो किसको वोट देंगे। इस तमाम तर बदलती सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज KP का इलेक्शन भी होने वाला है तो उसमें आवाम भी फैसला कर लेंगे कि वो किसके साथ है। लेकिन सबसे पहले सिर्फ पंजाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले खावर से बात करते हैं। खावर, ज़ाहिर है अब सबकी नज़रें हैं कि अब कल तक तो ये खबर थी कि अभी तक तो इस्तीफ़ा ही नहीं आया है, गवर्नर ने कहा कि मेरे पास तो इस्तीफ़ा ही नहीं पहुंचा है, उस पर परवेज़ इलाही भी खासे शशोपंज का शिकार नज़र आए। कल रात तक ये बातें सामने आती रहीं कि वो अब दबाव डालेंगे कि अब उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। तो अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अगर इस्तीफ़ा आ भी जाता है तो परवेज़ इलाही की सिचुएशन कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए सुमैया, जो है वो गुज़श्ता रोज़ तस्दीक की गई कि शाम को गवर्नर हाउस के सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो उन्हें मौसूल हो चुका है। अब इसके बाद मामला है गवर्नर साहब के इस्तीफ़ा मंजूर करने का। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो भी लाहौर में आ रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अलविदाई मुलाकात का भी इंतज़ाम किया गया है जो कि CM सेक्रेटेरिएट में होगी। मुख्तलिफ़ मेंबराने सूबाई असम्बली को वज़रा को मदऊ किया गया है, जबकि शेख रशीद ने भी ये बयान दिया है कि आज हो सकता है मुमकिना तौर पर आखिरी तकरीब में बतौर वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार शामिल हों। वक़ारुन्निसा कॉलेज है रावलपिंडी का जिसके इफ्तिताह की तकरीब की जाएगी और यहाँ पर तमाम मेंबराने सूबाई असम्बली को इकट्ठा भी किया जा रहा है, वज़रा को भी इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिनको नामजद किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नए वज़ीर आला पंजाब के लिए, उन्होंने भी अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इससे कबल भी हमारी वज़ीर आला पंजाब के काबीना के खसूसी जो करीबी अफराद हैं उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आला जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है। जो हुक्म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को नया वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया जा सके। दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही हैं वो खुद भी इसके लिए खासे मुतहर्रिक हुए हुए हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज़ इलाही दोनों को टास्क दिया गया था कि जितने भी नाराज़ अरकान हैं, मुनहरफ अरकान हैं पंजाब के अंदर, उनसे बातचीत की जाए, उनसे भी मुलाकात की जाए। दूसरी जानिब जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए अब एक नया अलाइंस बना लिया है। तरीन ग्रुप, चीना ग्रुप और जो अलीम खान हैं उनका जो तर्जुमान है उनके आपस में राबते हुए हैं। एक कमेटी कायम कर दी गई है खालिद महमूद पे, गज़नफ़र अब्बास शीना पे और ओन चौधरी पे जो मुश्तमिल है। तीनों इनका कहना है कि हम मिलकर कोई सियासी फैसला करेंगे। लेकिन कल तक तो ये खबर आई थी कि अलीम खान ये कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, तो क्या अब इसमें कोई तब्दीली आ सकती है इस फैसले में? नहीं समैया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो इससे कबल जो प्रोग्राम्स हैं या हमारी जो ख़बरें हैं उसमें भी हम बता चुके हैं कि अलीम खान साहब जो है वो ज़ाती तौर पे अगर उनके पास कुछ अफराद मेंबराने सूबाई असम्बली उनके ज़ेर असर हैं या कोई करीबी दोस्त हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ज़ाहरी तौर पर अभी तक अलीम खान साहब ने कोई ऐसा पावर शो नहीं किया है। कोई भी ऐसे अफराद, कोई भी ऐसा एक इजलास के जिसमें 2, 4, 10 मेंबराने सूबाई असम्बली शामिल हुए हों, अभी तक अलीम खान साहब की जानिब से ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ है। जबकि तरीन ग्रुप का जो
दावा है कि तकरीबन 35 अफराद उनके साथ हैं, मगर 19 अफराद की फहरिस्त तो हमारे पास भी मौजूद थी, जो हमने मुतअद्दिद बार अपने नाजरीन को दिखाई, जिसमें से 3 अफराद वापस जो है वो वज़ीर आला के ग्रुप में जा चुके हैं, खुर्रम लगारी, रफ़ाकत गिलानी। और आज जो है तरीन ग्रुप का अहम इजलास हो रहा है खाकवानी साहब के घर पे, जहाँ पे उनका कहना है कि हम मजीद मुशावरत करेंगे। मगर जो तरीन ग्रुप के करीबी ज़राए हैं, मेरी उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो जाता, और तरीन साहब की जानिब से भी यही हदायत दी गई है कि जब तक वफाक का फैसला नहीं हो जाता तब तक तरीन ग्रुप कोई फैसला नहीं करेगा। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है तरीन ग्रुप की जानिब से, जबकि जो गजनफर अब्बास शीना ग्रुप है अब उनके भी मुतालिबात सामने आ गए हैं। पहले ये दोनों ग्रुप जो हैं, जो तरीन ग्रुप है, उनका ये कहना था कि हमारा माइनस बुजदार तक सिर्फ मुतालिबा है, उसके बाद हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर इनके भी मुतालिबात अभी जो है वो हमें तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरकज में तो सूरत हाल अक्सर बदल चुकी है, मरकज में तो हुकूमत अकलियत में आ चुकी है, अक्सरियत खो चुकी है, तो पंजाब में अगर सूरत हाल बचा भी लेते हैं तो मिलेगा क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही जिन्होंने फैसला किया कि वो हुकूमत के साथ चलेंगे, लेकिन सारे इत्तेहादी जाके अपोजिशन के साथ बैठ गए, तो फिर वो क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपना फैसला बदल लें अचानक? देखिए सुमैया, अभी गुमगू की सूरत हाल है, किसी को जो है अभी पंजाब के हवाले से वाज़ेह चीज़ें, और ऊपर आपको पता है जो एक नई डिबेट चली हुई है कि भाई चीज़ों को जो है वो मुसालहत के साथ आगे बढ़ाया जाए, उनका भी इंतज़ार है, क्योंकि दोनों जानिब ग्रुप्स के साथ पुराने गहरे रवाबत तल्लुकात मरासम रहे हैं, फिर साथ ही साथ आइंदा के सियासी फ्यूचर का मुस्तकबिल का भी मामला है। तो ऊपर जो अफवाहें, आपको पता है कि हर लम्हा जो है वो कंडीशन तब्दील हो रही है इस्लामाबाद की, और वहाँ पर नई चीज़ें अब जिस तरह एक नई मसालियत के हवाले से चीजें सामने, बिल्कुल ऐसा ही है। और ना सिर्फ ये बल्कि रोज बरोज एक नई हिकमत अमली हुकूमत की दिखाई दे रही है। मैं आपसे बात करूंगी, गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक लाइन जी ऐड करें लाइन, इसमें एक लाइन ऐड कर लें। देखें जिस तरह के तमाम जो इत्तेहादी या नाराज अरकान हैं वो ये देख रहे हैं जिस तरह से वक्त से पहले फैसला लिया चौधरी परवेज इलाही ने, बकौल उनके कि उन्होंने जल्दी फैसला ले लिया, तो उन्हें जो है इस वक्त वो डगमगाती हुई जो किश्ती है उसके सवार हैं। तो इस वजह से कोई भी शख्स जो है वो जल्दी फैसला नहीं लेना चाह रहा, आखिरी लम्हे तक देखना चाह रहा है कि सूरत हाल क्या होगी ताकि महफूज फैसला किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, जरा उनसे भी बात करते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2:30 बजे तलब किया गया है, उसमें जो गुफ्तगू की जाएगी उसके बाद वज़ीर आज़म कब खिताब करेंगे, ज़रा उससे भी बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर सारी नज़रें हैं शहर इक़्तिदार में, और अब ज़ाहिर जो अब सूरत हाल बदल चुकी है, हुकूमत के पास बज़ाहिर तो नंबर गेम नहीं है, लेकिन आखिर वो ऐसा कौन सा कार्ड है जिस पे बड़े पुरएतमाद कल नहीं हुआ, उसमें वज़ीर आज़म क्या बात करने लगे हैं? देखिए इस पुरएतमाद तो आप जानती हैं कि कितने वो हैं या कितने रह गए हैं। बुनियादी इस वक्त नुक्ता ये है कि रास्ता तलाश किया जाए। कौन सा रास्ता तलाश किया जाए कि जी हमें इज़्ज़त से रुखसत किया जाए। अच्छा, तो इज़्ज़त से रुखसती के लिए अगर आपने किसी की इज़्ज़त की होती अपने सारे वक्त में, तो ज़रूर आपकी इज़्ज़त भी इस वक्त महफूज की जा सकती थी। सियासी जमातों का अभी मैं ताज़ा तरीन खबर है कि सियासी जमातें जो हुकूमत मुखालफ सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनका इजलास अभी दोपहर पे अभी शुरू हो चुका है। आसिफ ज़रदारी साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने होस्ट किया है, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं। तो ये तमाम साहबान अब बैठेंगे और बैठ के फ़ैसला करेंगे कि क्या ये कुछ सेफ़ एग्ज़िट देना चाहते हैं या ये अपना जो हतमी इंजाम है उसकी जानब लेके जाएंगे, वोटिंग करवाना चाहते हैं। अभी तक की जो अपोजिशन की राय है, अपोजिशन की बातचीत है, वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी हो हमें इस सारी सूरत हाल पे वोटिंग करवानी है, क्योंकि खान साहब ख़ुद कह चुके हैं कि उन्हें तो मज़ा अब आया है जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई है, उन्हें तो सियासत अब समझ वो मज़े दे रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये मज़े जो हैं वो उनको लेने चाहिए। लेकिन मुर्तज़ा दबाव तो देखें हर तरफ से ही है, सब तरफ से ही कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो उसके बाद भी डटे रहेंगे इमरान खान? देखें वो तो उनके पास ये बड़ा सेफ़ एग्ज़िट था कि जब कल MQM ने अपना फ़ैसला किया तो उन्हें उसके बाद फौरी तौर पे भी अपना फ़ैसला सुना देना चाहिए था। लेकिन वो अभी वो ख़त के मंदरजात थे, फिर आपने देखा कि ख़त के मंदरजात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया,
फिर वो ख़त भी ना पूरी तरह आगे बढ़ सका। फिर वो कुछ उसके मंदरजात इस तरह के सामने आए जिसमें कहा गया कि ये तो हमारे अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर का ख़त है, उनकी जो मीटिंग्स कहीं हुई या वो मीटिंग्स के दौरान जो फीडबैक था उसके ऊपर वो मुश्तमिल ख़त है। तो वो तो पाकिस्तान एम्बेसडर की, पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन है हमारे एम्बेसडर की, तो वो उसकी सोच, उसका सारा कुछ, वो कलेक्टिव विजडम तो नहीं हो सकती। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, तो इसमें यह डिसीजन लिया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई ये ख़त जो था वो कौमी सलामती को थ्रेट था या ये एक सिंपल एक शख्स की जो बातचीत है उसके ऊपर, या उसकी फाइंडिंग समझ लें या उसके थॉट्स समझ लें, या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वहाँ पे इश्यूज़ के हवाले से जो उनकी मीटिंग्स होती रहीं, उसमें से ये क्रक्स निकला कि वो उन्होंने ये लिखा। तो बाकी उसमें ना तो कहीं ये ज़िक्र था कि कोई मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे उसमें शामिल है जिसका नाम लिया गया कि जो उसके मरकज़ी किरदार जो हैं मियाँ नवाज शरीफ हैं, तो उस ख़त में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें कोई थ्रेट अलर्ट्स नहीं है। तो वो जो कुछ भी है यानी कि वो सोचना होगा उसके ऊपर, और ये कौमी सलामती कमेटी इसके ऊपर सोचेगी कि इसका क्या करना है ख़त का। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो ख़िताब करेंगे, मेरे ख़्याल में शायद ख़िताब के अंदर काफ़ी सारी जो बातें हैं उन मसाइल का हल जो है वो पेश हो जाए। ठीक है, देखते हैं अब कभी या नहीं, और या फिर ये आखिरी हाल ही बचता है। हमारे साथ ही रहिए, हमारे ब्यूरो हेड्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं नाज़रीन कि केपी में आज बल्दियाती इंतखाब हो रहा है और केपी के अवाम आज बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। क्या हुकूमत पर भरोसा कर रहे हैं अब भी, या फिर उनका भरोसा उठ चुका है। तो स्वात में जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि पोलिंग का सिलसिला भी बहुत पुरअमन तरीके से जारी है। तो क्या सूरत हाल है पोलिंग की, हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर, क्या बताएंगे, कैसा टर्नआउट देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, स्वात के 993 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग का अमल जो है बगैर किसी तातुल के जारी है। अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी भी नाखुशगवार वाक़ई की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। ख़वातीन पोलिंग स्टेशनों पर भी ख़वातीन का काफ़ी रश है। 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर वोटर जो है वो अपने राय हक़दही का इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िले पुलिस ऑफिसर जो है वो ख़ुद भी तमाम मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशनों का जो है वो दौरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो टीमें हैं वो भी पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर रही है, और उनके लिए कैमरों की मदद से भी इन पोलिंग स्टेशन की निगरानी का अमल जो जारी है। जितनी भी यहाँ पे पार्टीज़ है, उनके जो कारकुनान हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। आप मेरे पस मंजर में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी जोश व खरोश भी है, और लोग जो है अपने अनवर शाह, बहुत शुक्रिया। हमें आप स्वाल हाल बता रहे थे। KPK के दीगर अजला की तरह चित्राल में भी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, जहाँ पर वोटिंग का सिलसिला भी जारी है, और सुबह 8 बजे से ये इंतखाबी अमल शुरू हो गया था। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, क्योंकि ये शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे गुल हम्माद फारूकी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि चित्राल में क्या सूरत हाल है इलेक्शन की। जी गुल हम्माद, बताइएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिंगूर में खड़ा हूँ, जो पोलिंग स्टेशन नंबर 19 है। यहाँ पे कुल वोटर की तादाद 1219 है। मैं बताता चलूँ कि दोनों ज़िलों में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 3,68,030 है। लोअर चित्राल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुल 160 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें तहसील चित्राल में 104 और तहसील दुरुश में 56 पुलिस स्टेशन है। इसी तरह अपर चित्राल में कुल पुलिस स्टेशन की तादाद 134 है, जिसमें मुल्क तुर्क में 71 और मस्तूज में 63 पोलिंग स्टेशन है। लोअर चित्राल में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है 1,77,380। यहाँ पे कुल आबादी है 2,78,328, और यहाँ पे कुल विलेज काउंसिल 59 है। अपर चित्राल की कुल जो वोटर है वो है 1,29,240, जहाँ की आबादी है 1,29,240 है। वह दोनों ज़िलों में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं। तहसील चित्राल में जो वोटर हैं वो है 1,13,500। गुलामात, बहुत शुक्रिया। ये चित्राल की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और मालाकंड की सूरत हाल जानते हैं, जहां पर बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी, और इस दफा खवातीन की पोलिंग की सूरत हाल में तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है, और पहले मरहले से ज्यादा दूसरे मरहले में वोटिंग की शरह ज्यादा है। तो सूरत हाल गौहर अली हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानेंगे। गौहर अली, बताइएगा मालाकंड में क्या सूरत हाल देख रहे हैं वोटिंग की?
बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल बटखेला के पुलिस स्टेशन के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कैंप सजाए गए हैं और वोटरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पहले मरहले से इस मरतबा पोलिंग का शरह ज़्यादा है, ख़वातीन भी पोलिंग स्टेशनों में आ रही है और मर्द भी पोलिंग स्टेशनों में आ रही है। यहाँ मेरे पास मौजूद है एक कारकुन, उससे पूछते हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बोल न्यूज़। पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है लोगों के आमद का, और वो पोलिंग भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। शरह ज़्यादा होगा पोलिंग का, कास्ट का मुकाबला तो ज़ाहिर है इधर ANP और दूसरी पार्टियों के साथ है। हर पार्टी कह रही है कि हमारा मुकाबला ANP के साथ है, तो ज़ाहिर बात है कि ANP इज़ मे बी द विनिंग वन। और आपके आने का भी शुक्रिया। इधर लोगों का जोश व खरोश भी काबिल दीद है और पुरअमन तरीके से सब कुछ हो रहा है। बस इसका दावा है कि सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी का पल्ला भारी है। बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे मालाकंड की से। और अभी हम KP इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अहम खबर है एबटाबाद थाना शेरवान की हदूद से, जहां पर जाली वोट डालने पर फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं और पोलिंग स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। जाली वोट डाला गया था एबटाबाद में, जहां पर एक पोलिंग स्टेशन पर, और जाली वोट डालने पर ये UC बागदरा पोलिंग स्टेशन जहां पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब इस पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। एक बार फिर बात करते हैं हम अदम एतमाद की, और क्या अब तो कोई ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं है तो क्या करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान? क्या वो हो जाएंगे मुस्ताफ़ी, स्टेप डाउन करेंगे, या फिर वोटिंग तक जाएंगे? और अगर वोटिंग तक जाएंगे भी तो उसके बाद तो सब कुछ बहुत ही क्लियर हो चुका है। अब भी अगर उम्मीद है तो किस चीज़ की उम्मीद है, ज़रा उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा, वो बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी कि जो उम्मीद है, जो एक आस है, वो किस चीज़ की आस है वज़ीर आज़म को कि वो वोटिंग डे पर उनको मिल जाएगा जो वो समझ रहे हैं, वो लोग जो उनको लग रहा है कि फ़िलहाल तो वो उनके साथ नहीं है, लेकिन अचानक कुछ चमत्कार होगा और वो उनके हक़ में वोट डाल देंगे? ऐसा कोई चीज़ कुछ नहीं होने वाला समिया। बिल्कुल मैं आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर की गेम है। आप जानते हैं कि हुकूमत और हुकूमत के अरकान की, वज़रा की, आप उनकी शक्लें देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम तो यहाँ दफ्तरों में होने वाले काम भी देख रहे हैं कि जल्द अज जल्द चीज़ें निपटाई जा रही हैं। कुछ महकमों के अंदर अरबों रुपए के फ़ंड्स पड़े हैं, उनकी कोशिश है कि रातों रात वो खर्च कर दिए जाए, स्कीमें पास हो जाएँ और फंड जारी भी हो जाए। तो ये भी काम अरबों रुपए के ये भी जारी है। तो इससे समझ आ जाती है कि एक हज़ल बज़ल से है वो जारी है तमाम। हम ये कह सकते हैं कि जो महल है, जो जिसको शाही महल कहते हैं, वहाँ पे ग़ुलाम शमे लेकर भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये वो वाली कैफियत इस वक्त है। और अगर आप ये कहें कि कोई उम्मीद की किरण है, उम्मीद की किरण अब जो अपोजिशन की ज़ुबान से अगर सुना जाए, जो उनसे वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब NRO मांग रहे हैं। और आज जो अभी बैठक रिसेंटली जिसकी मैंने अभी आपको कहा कि अभी इजलास शुरू होने वाला है, खाने के ऊपर तमाम अपोजिशन के रहनुमा बैठेंगे, तो इसमें वो डिसाइड करेंगे कि आप वो सेफ़ एग्ज़िट कोई रास्ता देने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। क्योंकि अब बात इनके ऊपर आ गई है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। अब तो खान साहब ये भी कह चुके हैं कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ भी बैठ जाता हूँ मुशावरत के लिए, उनके साथ भी बैठ के मुशावरत कर लेता हूँ, ये ख़बर है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकी अपोजिशन जमातों के साथ भी बैठ जाते हैं और जो इलेक्शंस हैं उसके अर्ली इलेक्शंस के हवाले से हम बातचीत कर लेते हैं, जनरल इलेक्शन की जो इस्लाहात करने वाली हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है एज एन एनालिस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये वक्त गुज़र गया, अब बहुत देर हो चुकी है। अब 2-3 तो अपोजिशन लीडर ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये बात ओपन कर दी जाए, ये बाहर निकाल दी जाए, मीडिया को बता दिया जाए कि अब वो हमसे ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखाते हैं हमारे अपोजिशन के रहनुमा तमाम, और इसके हवाले से कोई ऐसा बाइज़्ज़त रास्ता जो है वो सामने निकाला जाता है। तो इसके ऊपर अभी रिसेंट जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो गई है
और सही है, बिल्कुल सही। रीसेंट मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम ज़रा उस्मान बात कर लेते हैं। खावर, एक बार वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर बुज़दार नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूँगा। अभी वो एक इंटरव्यू में देख रही थी जो बरतानवी नशरियाती इदारे को दिया है उस्मान बुज़दार ने, उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, और अगर सियासत छोड़नी पड़ी और वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत छोड़ दो तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। तो यानी कि जो सबसे बड़ी कुर्बानी वसीम अकरम प्लस की दी और ये देनी पड़ी, ये हालात इस हद तक चले गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाएगा। खाबर, देखिए सुमैया, जो वज़ीर-ए-आज़म कहते थे वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें से 60% के करीब तकरीबन आप कह लें कि पंजाब से होते हैं मेंबरान कौमी असम्बली, जो यहाँ से जीत कर जाते हैं और नेशनल असम्बली में वोटिंग होके वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के लिए वज़ीर आला पंजाब के तौर पर उस्मान बुज़दार से बेहतरीन, जिस पे वो एतमाद कर सकते कोई नाम नहीं था। अब आप उनकी ताकत का या उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाएं कि नो कॉन्फिडेंस की सारी मूव चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तब तक हुकूमती वज़रा जो है वो ख़ास से पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। जैसे ये फैसला हुआ है वज़ीर आला पंजाब को बदलने का, तो उसके बाद आप देखें कि हुकूमत के अंदर एक खलबली मच गई है, बेतमादी आ गई है, परेशानी के साए डगमगाने लगे हैं और सारी हुकूमत जो है वो तेज़ी से डोलने लगी है। क्योंकि यहाँ आप वफाक में बैठकर जिस तरह से सूबे को मैनेज करते थे, वहीं से एक आप ऑर्डर चलाते थे कि फ़लाँ वज़ीर नहीं, फ़लाँ को बदल दें, और आप देखें इस काबीना में एक एक वज़ीर को 4-4 मरतबा भी तब्दील किया गया, 3-3 मरतबा भी तब्दील हुए हैं। 6 जो है वो IG तब्दील हुए हैं सूबा पंजाब के, 5 जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब के तब्दील हुए हैं। मगर जब चौधरी बरादरान के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान साहब, जो रेस्क्यू 1112 के DG हैं पूरे पंजाब के, और जब से रेस्क्यू का इदारा चौधरी साहब ने बनाया था तब से वो तैनात हैं। जब उनकी तब्दीली की बात आई तो चौधरी साहब ने वज़ीर कानून को साफ कह दिया कि भाई इस पे जो है वो आप वोटिंग करवाएं असम्बली के अंदर, और DG जो है वो डॉक्टर रिजवान ही रहेंगे। ठीक है, जब जो असेंबली सेक्रेटेरिएट में मोहम्मद खान भट्टी हैं उनको 22वें ग्रेड में अभी वो प्रमोट हुए हैं, तो वो भी चौधरी परवेज़ अलवी साहब के बहुत करीबी हैं। तो ये बात बहुत बेहतर तरीके से वज़ीर आज़म जानते थे कि जो चौधरी बरादरान हैं या अलीम खान जो जब तक उनके साथ थे या तरीन ग्रुप इनके साथ था, ये मंजे हुए पुराने सियासतदान थे। हुकूमत को किस तरह से चलाना है, जोड़ तोड़ किस तरह से करनी है, इंतज़ामिया के साथ किस तरह से मामला तय करने हैं, ये सब लोग जानते थे। और इनकी एक अपनी जो सियासी बैकग्राउंड थी उसके खौफ से भी मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को तैनात किया और वैसे वैसे सारी चीज़ें चलती रही जैसे वो चाहते गए। मगर उसके फैसले का नतीजा क्या निकला? शहजाद अकबर जो साबिक मशीर सियासत पे, सूबा पंजाब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे आज देखें वो मौजूद नहीं है, मगर उनकी वजह से तरीन ग्रुप जो है वो आज बाहर बैठा है। आज वज़ीर आज़म को अंदाज़ा हो रहा है कि भाई तरीन अगर मेरे साथ होते तो इसके साथ तो मैं किस तरह से बात कर सकता। यही तो जब इनकी हुकूमती कमेटी गई है चौधरी बरादरान के घर पे, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब, तो उन्हें चौधरी परवेज़ अलवी साहब ने बड़ा वाज़े कहा, उन्होंने कहा जी आपके पास टीम ही नहीं है जो लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकती, आपके पास अहल लोग ही नहीं है। तो अब आप बताएं कि अगर 10 नशिस्तों के साथ आप जो है वो काफ लीग का वज़ीर आला अनाउंस कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए। अब सियासी सूरत हाल पे अगर बात करें तो वज़ीर आज़म अपनी एक कुर्सी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी बचाने के लिए इतने बड़े सूबे को 10 नशिस्तों वाली पार्टी को हवाले कर रहे हैं कि मेरी वज़ारत उज़्मा बच जाए। तो दूसरी जानिब जो आप ही के टिकट से लोग जीत के आए हुए हैं, जब तक तो आपका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार था, आपने नॉन इलेक्टेड लोगों को भी मावन ख़ुसूसी की शक्ल 4 डिपार्टमेंट्स उनके हवाले कर दिए, तो कोई नहीं बोला क्योंकि बुज़दार बैठे थे मैनेज करने के लिए। अब अगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलवी होंगे तो इस हुकूमत की सूबे पे रिट कितनी कायम होगी? समैया सवाल ये है, चौधरी परवेज़ अलवी साहब किस हद तक बात मानेंगे? काबीना बनेगी तो काबीना में कितने अफराद चौधरी साहब के पसंदीदा होंगे, कौन कौन सी नशिस्तों पे कौन से अफराद लगाने? अब आपको हर बात जो है वो चौधरी साहिबान से पूछ के करना पड़ेगी, आप ऑर्डर नहीं दे सकेंगे। तो ये चीज़ वज़ीर आज़म बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, महसूस भी करते हैं और अभी भी वो इसको महसूस कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है जैसे गुलाम मुर्तज़ा भाई ने बात की कि वो सेफ एग्जिट चाहते हैं आप, क्योंकि मैं अगर एज अ तज्जियाकार या एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर आपको ये चीज़ बताऊं तो वो भी इस जोन में कंफर्ट नहीं है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो वज़ारत आला पे बैठें और चलाएं।
यही वजह है कि दूसरी जानिब भी जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से भी ताखीर से फैसला हुआ। मुस्लिम लीग नून भी ये नहीं चाहती थी कि 10 नशिस्तों से अगर कोई शख्स वज़ीर आला बन जाएगा तो पूरे सूबे को कंट्रोल करेगा। तो आइंदा की सियासत के लिए अब जो मसला बुनियादी है वो है आइंदा इलेक्शन, आइंदा इंतखाबात, आइंदा सियासत किसी पार्टी ने किस तरह से बचानी है। बिल्कुल ये सारी सूरत हाल है। इसमें वज़ीर आज़म खुद भी कंफर्ट फील नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जरा मैं खत की बात कर लूँ मुर्तज़ा, अभी खबर में पढ़ रही थी कि जो खत ज़ाहिर जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, और ना वो खत ना सिर्फ ये कि इत्तेहादियों को दिखाने की कोशिश की गई, मुनारिफ अरकीन को दिखाने की कोशिश की गई, जो कि इत्तेहादी आए ही नहीं, ये समझ के वज़ीर आज़म ने दिखाने की कोशिश की कि शायद उनका मूड बदल जाए, शायद उनको समझ में आ जाए और वो फिर तहरीक अदम एतमाद में हिमायत करें हुकूमत की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अमरीका ने भी अदम एतमाद के हवाले से जो धमकी आमेज़ खत है उसकी तरदीद कर दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से एक बयान आया है, आपने भी देखा होगा। तो अब ये सारी सूरत हाल है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने वाला है। कल असद कैसर का एक बयान सामने आया था, एक ट्वीट सामने आया था बल्कि, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के अरकान मान जाएं, हुकूमती अरकान मान जाएं, तो बिल्कुल हम इसको पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में दिखा देते हैं। तो आपको लग रहा है ये ख़त का मामला ऐसा है कि कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है, या फिर ये एक बस ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा? देखिए, ख़त के हवाले से मैं एक अर्ज़ कर दूं आपको कि ख़त है या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, फिर ख़त किसका है, फिर क्या वो किसी महकमा ख़ारजा का है किसी मुल्क के, या वो हमारे अपने किसी बंदे का है। ये 2-3 चीज़ें पहले डेफिनेशन ख़त की देखी जानी चाहिए। तीसरी बात ये है कि क्या उसमें वाकई कोई ऐसी कोई चीज़ है। अच्छा, इसका कोई भी इस तरह के जो मामलात होते हैं, जिस तरह मेमोगेट हुआ था, हुसैन हक्कानी साहब के पास चीज़ें गई थी, उन्होंने आगे कन्वे की, तो वो उसकी आपके सामने है, उसकी प्रोसीडिंग्स सारा कुछ सामने है। फिर डॉन लीक्स भी है, उससे पहले भी इस तरह के जो ख़त हैं या इस तरह की बातचीत है वो पॉलिटिकल सेटअप्स में होती रही है। सबसे अहमियत की हामिल इस मामले में बात ये है कि इस ख़त की किस बंदे ने जांच की है। सबसे पहले अगर खुदा न खासा कोई ऐसी कोई चीज़ मिलती है, या सोर्स रिपोर्ट भी एक इंटेलिजेंस वर्ड है जिसको कहते हैं सोर्स रिपोर्ट, अगर सोर्स रिपोर्ट भी मिलती है तो जो भी चीफ़ एग्जेक्टिव होता है उस जगह का, वो सबसे पहले अपनी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के आला अहदेदारों को अपने पास बुलाता है, वो चीज़ उनके सामने रख देता है, उनके सामने रख के पूछा जाता है कि इन ममालिक में, इन जगह पे जहाँ से ये ख़त आया है, हमारी क्या सूरत हाल है, आप हमें अपनी रिपोर्ट्स दें। वो अपनी, क्योंकि हर दुनिया के हर जगह पे हर मुल्क का नेटवर्क मौजूद होता है। ये भी एक अलग से एक पूरी साइंस है जिस पे यानी कि अंदरूनी आंखें होती हैं मुल्क की, जिससे चीज़ें चल रही होती हैं। वो बताते हैं अपनी फाइंडिंग्स 2 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट्स मंगवा के अपने अपने मुतल्लिका डेस्क से वो कहते हैं कि जी ये आपके खदशात दुरुस्त नहीं है, या कहते हैं खदशात दुरुस्त हैं। जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर उसको आगे लेके चला जाता है कि क्या सारा और भी इसके अलावा इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। मुर्तज़ा, मैं आती हूँ, फिरोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको हम वेलकम करते हैं। नाज, अब ज़ाहिर सब कुछ अपोजिशन के हाथ में आ गया है, नंबर गेम भी आपके पास है, हुकूमत के पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी पुरएतमाद है हुकूमत। वो कह रहे हैं हम जाएंगे वोटिंग की तरफ। क्या लगता है क्या है हुकूमत के पास उस खत के अलावा और कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास कुछ भी हाथ में नहीं है, ये बात तो पूरी कौम जान चुकी है। हालात ये है कि हुकूमत अपने जिन इत्तेहादियों के सहारे ये हुकूमत चला रही थी, वो तमाम इत्तेहादियों ने स्पीकर साहब को भी दरख्वास्त दे दी है कि अब उनको फिलहाल अपोजिशन की नशिस्त में ही बिठा दिया जाए, ताकि जब इलेक्शन होंगे फिर दोबारा वो हमारे साथ इंशाल्लाह ट्रेजरी बेंचेस पे चले जाएंगे जब वोटिंग होगी। लेकिन ये है कि वो हुकूमत से अलहदगी मुकम्मल तौर पर अख्तियार कर चुके हैं। सो मच सो कि वज़ीर आज़म हाउस से जो फ़ोन कॉल्स जा रही हैं वो तक अटेंड उनके अपने मेंबरान नहीं कर रहे। तो हुकूमत का ये कहना है कि जी हाँ वोटिंग करवा लें, ठीक है। ये जो एक इनको शायद जो कभी कहते हैं जी हम लाख बंदा खड़ा कर देंगे पार्लियामेंट के बाहर, कभी हम ये जो दंगा फसाद की जो ये बातें कर रहे हैं, इसके अलावा इनके बहुत वो भी आजमा लें, वो हर बार भी आजमा लें। इनको जो कुछ करना, दे आर इन पावर ना, वो तो इक़्तिदार में है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसी बेबस हुकूमत मैंने कभी नहीं देखी
कि आप इक़्तिदार में हैं और आपसे कोई बात करना नहीं तैयार। खुद हुकूमती कैंडिडेट जो कि पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े, वो तक कहते हैं कि हमें बात ही नहीं करना, हमारे मसाइल हल नहीं हुए 30 साल, हमारी सुनी नहीं गई। तो बात यह है कि इस महज पे इस हुकूमत ने अपने आप को खुद ही पहुंचाया है। अगर ये अपने इत्तेहादियों की बात वक्त से सुनते, अगर ये ऑपोजिशन की जो जायज क्रिटिसिज्म थी, जो हकीकत पे हम जो बातें करते थे, हम जो इनको रियलिटी चेक की बातें करते थे, वो ये तब हमारी बात नहीं सुनते थे और सिर्फ गालियां, इंतकाम, गाली इंतकाम, इसके अलावा 3.5 साल इस हुकूमत ने अपना टाइम वेस्ट किया। कोई इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तक बर्दाश्त नहीं की। तो मैं समझती हूँ कि अब ये बोल दें, इनके जो 2-3 दर्जन स्पोक्स पर्सन थे जो कि अब 2-3 हो गए हैं, वो उन्होंने जो बोलना है वो बोले, हमें कोई नहीं परवाह, ना हम इनसे कोई बहस करना चाहते हैं, ना हम इनसे उलझना चाहते हैं। हमें पता है कि हमारे पास नंबर्स हैं और हम जो डेमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं, कोई गैर जमहूरी तरीका हम नहीं अपना रहे। हम नहीं कह रहे कि हम सड़कों पे 10 लाख बंदा या लाख बंदा या 10,000 बंदा लेकर गुस्सा बना के वहाँ पे हमलावर हो जाएंगे। हम ऐसी कोई गैर जमहूरी बात ही नहीं कर रहे। हम सिंपल बात नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, ये आईन पाकिस्तान हमें इसकी इजाजत देता है। हम उसके ऐन मुताबिक वोटिंग के लिए जो है वो तैयार है। आज ये कहते हैं हम आज तैयार हैं, कल ये कहते हैं कल हम तैयार हैं वोटिंग के लिए, परसों ये कहते हैं हम परसों तैयार हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ डेज है जिसके अंदर आईन इनको पाबंद करता है, जिनके अंदर रूल्स इनको पाबंद करता है कि इतने दिन में वोटिंग होनी चाहिए, उतने दिनों के अंदर अंदर इनको वोटिंग करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ, वो तो मैं यही देख रही हूँ कि हमारे पास अपने नंबर्स पूरे हैं। जाहिर देखिए वो तो बहुत क्लियर हो गया है ना नाज कि नंबर्स आप लोगों के पास पूरे हैं। अब उसके बाद का क्या प्लान है आपका? क्योंकि फिलहाल तो जाहिर शहबाज शरीफ होंगे वजीर आजम, उसके बाद अपोजिशन किस तरह आगे लेके बढ़ेगी? 6 माह में इलेक्शन होंगे या पूरा ही 1.5 साल दिया जाएगा? किस तरीके से स्ट्रेटेजी होगी? आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा? इसकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, बुनियादी बात आवाम को रिलीफ देने की जो बात आप कर रही हैं, एब्सोल्युटली यही हमारा प्राइम एजेंडा है। जो हमारा मेन बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि हमने आवाम को कैसे रिलीफ देना है और आवाम को इस महंगाई की सुनामी से कैसे बाहर निकालना है, मुल्क को कैसे राइट डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसने जो फैसला इस वक्त किया है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे जो भी फैसले हो रहे हैं, ये मुत्तफिका तौर पर बहुत ही सोच समझ कर फैसले किए जा रहे हैं। और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ये अवाम को मायूस नहीं करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस मुआशी दिवालिये से बाहर निकलने के लिए अपनी तैयारियां अभी से कर बैठे हैं। हमारी अपनी हिकमत अमली, अपनी प्लानिंग है। इस हुकूमत का मसला यही था, इनका तो अलमिया यही था कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई विजन नहीं था इकॉनमी का। कभी तो कभी इनको पीपल्स पार्टी के शौकत तरीन मिले, तो कभी इनको पीपल्स पार्टी के अभिषेक साहब मिले। कौन इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर? असद उमर साहब तो 6 महीने भी उन्होंने नहीं चला पाए, वो तो नाकाम होकर फेल होकर बैठ गए। तो इनकी क्या विजन था, क्या पॉलिसी थी, क्या डायरेक्शन थी? तो डायरेक्शन लेस हुकूमत चल रही थी। The base of a democratic government is that how they run their economy. वो अपनी एक मईशत को कैसे चला रहे हैं। चले वो तो फेल हो गए ना बज़ाहिर कि वो नहीं चला पाए, लेकिन इंटरनेशनली जो सूरत हाल है इस इकोनॉमी की, आप लोगों के पास क्या प्लान है? अपना प्लान आप किस तरह लेके चलेंगे? इंटरनेशनल सूरत हाल जो इकोनॉमी की है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस खत्ते के अंदर अगर आप देखें तो पूरे रीजन में इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है, दे आर डूइंग बेटर देन अस। इस वक्त उनकी ग्रोथ हमसे ज्यादा है, उनकी जीडीपी हमसे बेहतर है, उधर इन्फ्लेशन हमसे कम है, हमारी इन्फ्लेशन खत्ते में सबसे ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए कि एक एग्रो बेस्ड कंट्री जो कि आपकी एक्सपोर्ट हम बीट करते थे, आज वहाँ के वजीर आजम कह रहे हैं जी हमारे तो फला मुल्क से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो हम तो गंदम इम्पोर्ट कराया करेंगे। खुदा के वास्ते आप अपने किसान को खुश रखें। आप हमारे पास ये तरीक़ेकार मौजूद है। हमने मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी में 2008 में 2 फ्लड आए, सुपर फ्लड आए, जो सवात ऑपरेशन चल रहा था, जो मुश्किल हालात थे उसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दी थी। तो मैं समझती हूँ ठीक है, इनको मौका मिला, ये डिलीवर नहीं कर पाए। अब देखते हैं कि अगला जो अगली हुकूमत बनेगी वो किस तरह डिलीवर करती है। तो आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट
कि आगे 6 महीने में मज़ीद। ठीक है, चलें। अच्छा, अभी की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अभी ज़ाहिर वो ख़त जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, ये भी कहा इमरान खान ने कि भुट्टो की तरह की साजिश की जा रही है, जिस तरह पहले भुट्टो के लिए साजिश की गई थी, और आज यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि ये जो ख़त है ये दिखाया जाए। मगर असद कैसे साहब कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन अरकान मानेंगे तो फिर हम इसको लेकर आएंगे पार्लिमानी कमेटी में और इन कैमरा दिखाएंगे इसको। तो क्या अपोजिशन समझती है कि बिल्कुल उनको ये ख़त दिखाया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा खत, ये खत में क्या मंदरजात हैं और ये खत किसने इनको लिखा। अगर तो ये एम्बेसी की तरफ से आई हुई तो वो दिखाना ही तो चाह रहे हैं। अगर ये जी मैं बात कर दूँ प्लीज, अगर ये एम्बेसी यूएस एम्बेसी या किसी भी मुल्क की हमारी एम्बेसी की जानिब से अगर कोई असेसमेंट रिपोर्ट को हवाला करके पेश कर रहे हैं तो मैं तो समझती हूँ ये तो फिर हुकूमत की अपनी डिप्लोमेटिक फेलियर होता है। हुकूमत को हमेशा अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो इतनी बेहतर अंदाज में उसको एडवोकेसी करनी होती है कि दुनिया आपकी बात के ऊपर बावर करे, यकीन करे और आपकी बात को समझे, आपकी पोजीशन को समझे। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता ये खत किसने लिखा और इस खत के अंदर क्या है, लिहाजा मैं इस खत के ऊपर बहस नहीं करना चाहती। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो अदम एतमाद की बात को मंसूब किया जा रहा है खत के साथ, मैं सिर्फ ये याद दहानी के लिए कहना चाहती हूँ कि अदम एतमाद की बात 8 या 7 मार्च से शुरू नहीं हुई। अदम एतमाद की बात तो गुज़श्ता साल से शुरू हो रही है। ये तो ऐवान में भी इन हाउस से इसकी बात हुई और उससे पहले भी तमाम इत्तेहादियों से 12 अपोजिशन ने कोशिश की अदम एतमाद के ऊपर उनको मुत्तफिक करने के लिए और कई सारे हमारे बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पिछले 7-8 महीनों से अदम एतमाद के ऊपर बात की जा रही है कि हम अदम एतमाद की मोशन लाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये सोलो फ्लाइट चल रही है। बस इस बात का जवाब दे दें कि पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में खत दिखाने के मामले पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो अपोजिशन की जो हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन है, दे विल डेफिनेटली सिट एंड डिसाइड। ये तो जो भी फैसला होगा ये मुत्तफिका अपोजिशन का जो फैसला होगा और व्हेनेवर दे डिसाइड, अगर वो डिसाइड करते हैं कि जी हमें नहीं इस चीज का हिस्सा बनना, हम नहीं सुनना चाहते हुकूमत के इस नैरेटिव को, अच्छा, तो इट्स नॉट बाय फोर्स। लेकिन ये मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है ये एक फैसला जो भी होगा और अभी तक ऐसी कोई चीज मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला नहीं किया कि वो बैठकर कोई इन कैमरा सेशन का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल अभी तक तो ऐसी चीज सामने नहीं आई है और जो भी फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी इंशाल्लाह मुल्क के मफाद में करेगी। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी दिल अपने वतन के साथ धड़कता है और मुझे अपनी पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जरूरत नहीं है। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सदा सलामत रहे, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम अपने इन्हीं पाकिस्तान के अपनी आवाम से वोट लेकर ऐवानों में आए हुए हैं। कल हम यहाँ पे हम सोसाइटी बेंचेस पे होंगे, पीटीआई ऑपोजिशन में होगी, तो क्या उनको क्या कोई लेबल कर दे कि वो किसी बैरून मुल्क एजेंडा पे चल रहे हैं तो उनको कैसा महसूस होगा? मेरा ख्याल है कि ये लेबलाइज करना छोड़ दें, एक दूसरे को गद्दार कहना छोड़ दें। अच्छा, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब का ये यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। जी, खावर कुछ पूछना चाह रहे हैं? नाज बलोच साहिबा, एक सवाल। जी, नाज बलोच साहिबा, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब ये मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक लाहे अमल तरतीब दिया था अदम एतमाद के हवाले से, तो चीज़ें ये तय पाई थी कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला होंगे, जो कि ना मुस्लिम लीग नून के होंगे ना पीपल्स पार्टी के होंगे, एक तीसरी जमात के होंगे। मगर सूरत हाल तब्दील हो गई और काफ लीग ने जो है वो हुकूमती धड़ा ज्वाइन कर लिया। अब आप पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देखती है? 165 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर और 7 हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। अगर वफाक में भी वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से और सूबे में भी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज आएंगे, तो किस तरह से पीपल्स पार्टी इस अमल को देखती है या इसके हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त आपको ये भी पता है कि सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी ने वफाक में जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर अपना किरदार अदा किया है वो बहुत मायने खेज किरदार है, वो किसी सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर मबनी नहीं है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है आपको पता है, वफाक में एक मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इस वक्त PMLN के पास जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वो डेफिनेटली तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त ज़्यादा हैं। लिहाजा उनके साथ मिलकर जो ये
हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जो ये जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसले किए हैं वो बहुत सोच समझ के किए हैं और लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री किए हैं। ये अपने ज़ाती मफाद में नहीं है। इसमें हमें ये लालच नहीं है कि हमें कितनी वजारतें मिलेंगी या किसको क्या वजारत मिलेगी। हमें ये जो है हमारी सोच है, हमारी ये हिकमत अमली है कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए इस हुकूमत से पहले किस तरह की जान छुड़ाएंगे। और फॉर दैट वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजी। आई थिंक पंजाब की जो बात है तो पंजाब में भी डेफिनेटली नंबर गेम मैटर करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा तादाद में नंबर होती है, जिनकी अक्सरियत होती है, बहरहाल उनका हक बनता है कि वो हुकूमत फॉर्मुलेट करे वहाँ पे। लेकिन जो भी मामलात होंगे वो इंशाअल्लाह ताला एक इत्तेफाक के साथ, कंसेंसस के साथ कर पाएंगे और जो भी होगा इंशाअल्लाह पंजाब की हुकूमत की जो आप बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह पंजाब के लोगों के हक में बेहतर होगा, पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी और ज़ाहिर है अभी वो कह रही हैं कि अभी हम डिसाइड कि लाएमल क्या होता है, आगे हमने किस तरह लेकर मईशत को चलना है, किस तरीके से पंजाब की हुकूमत को लेकर चलना है, किस तरह वफाक के मामलात होने हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो ज़ाहिर है बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि जो नंबर गेम है ज़ाहिर इनके पास पूरी है और अगर ज़ाहिर वोटिंग तक के मामले को लेकर जाना है तो वोटिंग में बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अपोजिशन की जीत होगी और फिर उसके बाद ही ज़ाहिर जो पिक्चर होगी वो क्लियर करेगी अपोजिशन के उन्हें किस तरफ जाना है। तो खावर, जो अभी आप बात कर रहे थे कि जी आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे, मुझे लगता है कि शायद अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है खुद मुत्तहिदा अपोजिशन की कि उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को लेकर किस तरह चलना है। फिलहाल सारा फोकस सिर्फ इमरान खान को हटाने पर है, उसके बाद ही इन्होंने अपनी क्लियर करनी है पोजीशन। देखिए समिया, ये चीज़ असरअंदाज होगी। इससे कबल जो है वो पहले डिस्कस हुई थी, जब बात हुई थी तो तब ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून से जो है वो वज़ीर आला आएंगे, तो इस पर जो बाकी अपोजिशन की पार्टीज़ थी उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात मौजूद थे। काफ लीग उस वक्त जो है वो दरमियान में अपना किरदार अदा कर रही थी। उस पर मुस्लिम लीग काफ को जो है वो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की जानिब से भी सपोर्ट थी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी सपोर्ट थी। अब जब बात आएगी वज़ारत आला की तो देखिए यहाँ पर मैं बार बार एक ही आपसे बात कर रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं, जो अभी तक जराए बता रहे हैं। ये फारूक हबीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बराए इत्तलात। खबर में आती हूँ आपके जाने, फारूक हबीब साहब से बात करते हैं। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बज़ाहिर तो नंबर गेम नहीं है अब हाथ में हुकूमत के, तो ऐसी क्या चीज़ है जो वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बताएंगे और कब होगा ये कौम से खिताब? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये बैरूनी साजिश है और ये बैरूनी साजिश के आलाकार बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हकायक नहीं मालूम थे और जब से इस खत के हवाले से जो धमकी दी है, तफसीलात बाहर आई हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे राब्ते शुरू कर दिए। अच्छा। क्योंकि हर जगह के ऊपर सवाल होगा लोगों से, गली कूचों में ये सवाल होगा। अवाम की अदालत में जाना होता है ना, अवामी नुमाइंदे ने वहाँ जाएंगे, वहाँ ये सवाल होगा उनसे कि आप बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए। और ये ऑफिशियल धमकी दी गई है पाकिस्तान को रजीम चेंज के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खड़े हैं कौमी सालमियत के लिए, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, उसके ऊपर थोड़ी हम सौदेबाजी करेंगे। और हम तो लड़ेंगे, हम तो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और ये कब तक होता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकत से फैसला करेगी किसकी हुकूमत होगी, किसकी नहीं होगी। इस गुलामाना सोच को, गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और पूरी कौम इसको तोड़ने के लिए तैयार है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। ये सवाल तो बड़ा आसान है, नंबर गेम पूरी या नंबर गेम नहीं पूरी। हाँ। लेकिन उसके पीछे जो असल कहानी है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। 3.5 साल तो कोई अदम एतमाद नहीं थी। जब आपको जो है फरख हबीब साहब नहीं आई, कोई आपका एजेंडा पूरा नहीं करने को तैयार, आपको के जूते पॉलिश करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ मीर जाफर मीर सादिक बैठे हुए हैं जो उनकी विशेष को पूरे करने वाले हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, जिन्होंने लूटमार की हुई है, इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। तो फारूक हबीब साहब, वो जो खत जिसकी बार बार बात की जा रही है आपसे, अच्छा मुर्तज़ा कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मुर्तज़ा, आप पूछिए। फ़रख हबीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने धरना दिया था, प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान आ रहे थे और उनका दौरा डिले हो गया, फिर आप आए तो सी पैक के ऊपर आपने बहुत सारी बातें की जिसकी वजह से सी पैक तकरीबन आलमोस्ट शट डाउन हो गया, तो ये भी कोई ऐसी चीज़ ही उस वक्त अपोजिशन आपके ऊपर लगा रही थी? इसी तरह के इल्ज़ामात अब आपने अपोजिशन के ऊपर लगा दिए हैं, तो ये रेसिप्रोकल कोई ये इस तरह की नहीं। देखें, तो असल चीज़ देखें, जब हम टीवी शोज पे बैठते हैं तो आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे होते हैं, टीवी चैनल पे बैठते हैं। मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल
लेटर के ऊपर भाईजान धमकी है, ऑपोजिशन कोई दिखा देती है ऐसी चीज। ये को हम हेयर से की बात तो नहीं कर रहे, ये तो एक ऑफिशियल है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल कर ली है और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आएंगी। हम कौमी सलामती की जो कमेटी है कौमी असम्बली की, वहाँ इसको लेके जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली का भी इजलास है। ये को हम हेयर से की बात तो नहीं कर रहे। लेट्स सपोज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना हो, कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं तो फारूक हबीब साहब आपने कहा ना कमेटी में लेके जा रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी में। सुन ले जरा, सुन लेना, मुझे बात मुकम्मल कर। जी जी। बात ये है कि हमें, ये मेरी समझ से बाला तर है कि हम इतना जोर क्यों लगा रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि ये को हेयर से है। आपके सहाफी जो है वो देख कर गए हैं और कैबिनेट के अंदर पूरी इस चीज को रखा गया है। इस पे तो पूरी कौम को यक आवाज होना चाहिए। कल को कोई और भी प्राइम मिनिस्टर होगा, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँगा। किसी गैर मुल्क को हम इजाजत नहीं देंगे कि कौमी गैरत के ऊपर हमसे कंप्रोमाइज करवाए, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज कराए। प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया हुआ है कि मुल्क की सालमियत। फारूक हबीब साहब वक्त की कमी है, सिर्फ ये बता दें पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आपने कहा लेके जा रहे हैं, तो ऑपोजिशन को दावत दी गई है कि आए वो भी खत देखेंगे? यकीनन उन्हीं के लिए तो लेके जा रहे हैं। जो कौमी असेंबली की जो कौमी सलामती कमेटी है, जी जी जी, उसमें ये तमाम जमातें शामिल हैं। ये आए ना, ये बड़े कह रहे थे लाएं खत, दिखाएं हमें कौन सा खत है, हम मिलकर कंडेम करेंगे। तो आए देख लें, अगर किस किस्म की साजिश का ये हिस्सा बने हुए हैं इन्हें मालूम पड़ जाएगा। सर ये अमरीकी महकमा खारजा की तरफ तरदीद क्यों आ गई है? वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है ऐसा, हम नहीं है इसमें। देखें, हमने किसी मुल्क का नाम नहीं दिया, हाँ ठीक है, हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया और ना हम किसी मुल्क का नाम लेना चाहते, ठीक है, लेकिन ये एक ऑफिशियल खत है, वो मौजूद है, ठीक है। हमें नहीं मालूम किसकी तरदीद आई किसकी नहीं आई। ये सारी सूरत हाल चल रही है। तो फिलहाल ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। आपको इस हवाले से मजीद भी हम आगाह करते रहेंगे आने वाले बुलेटिन में। फिलहाल आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।